नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के अंतर्गत लिखित परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें या फिर लिखित परीक्षा के दौरान प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे लिखें। इस पर हम बातचीत करेंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पर आधारित होगा, जिसे कि हम हिंदी में विषय ज्ञान परीक्षण भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कुल 150 अंक के एग्जाम होंगे और अनुमानित यही है कि 10 क्वेश्चन 15-15 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसको कि आपको लिखना होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में ज़्यादातर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हैं, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 तरीके का एग्जाम कराने का प्रयास किया है। पहला एग्जाम होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पर आधारित होगा, जिसमें आपके विषय से 100 क्वेश्चन होंगे। उसके आधार पर जब आप 4 गुना में आ जाएंगे तो आपको मौका दिया जाएगा दूसरे चरण के अंतर्गत, जो कि एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पर आधारित होगा, जिसमें कि आप इस परीक्षा में बैठेंगे, यानी कि 150 अंक वाले एग्जाम में बैठ जाएंगे। फिर इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 तरीके के चरणों को यहाँ पर अपनाया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो देखा जाए तो इस एग्जाम में वेरिएशन है, और वेरिएशन है तो आपको भी अपनी रणनीति में, अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना पड़ेगा और छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उन छोटी-छोटी मगर मोटी बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाया जाए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जिधर आपका ध्यान नहीं जाता है उधर ले जाते हैं। तो मान लीजिए आपने स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन लिखित परीक्षा की तैयारी करते हुए आप कैसे अच्छे अंक ला सकें जिससे कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएं। तो उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो लिखावट है, जो राइटिंग है, वो एकदम से साफ-सुथरी होनी चाहिए। ठीक है? पहला पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि सर, अब बचपन से हम जो लिखते आ रहे हैं, क्या उसमें कैसे हम बदलाव करें? तो अभी आपके पास वक़्त है, थोड़ी-सी सावधानी रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो पहला जो बिंदु है आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपकी राइटिंग साफ-सुथरी होनी चाहिए। मात्रात्मक त्रुटियाँ न के बराबर हों। आगे हम इस पर विस्तार से अभी बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे कि हम इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से बात करेंगे। लिखावट साफ-सुथरी होनी चाहिए। मात्रात्मक त्रुटियाँ, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। अंग्रेजी के स्पेलिंग मिस्टेक्स को तो हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हिंदी में अगर मात्रात्मक त्रुटियाँ होती हैं, तो उसको बड़ा ही हल्के में लेने की कोशिश करते हैं कि चलिए, हिंदी ये गलत हो सकता है। और आप देखेंगे आपके चारों तरफ हिंदी में ज़्यादातर जो वर्तनी है, वो अशुद्ध ही लिखी जाती हैं। चाहे वो आप ट्रक पर देख लीजिए, चाहे कोई बड़ी शॉप हो वहाँ पर देख लीजिए, लगभग हर जगह गलत दिखाई ही देता है। आपको थोड़ा-सा ठहर कर सही शब्द देखने पड़ेंगे। तो चूँकि ये प्रैक्टिकल है, एक दिन की बात नहीं है, आपको लगातार इसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो लिखावट के बाद मात्रात्मक त्रुटियाँ न के बराबर हों। एक-आध जगह अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम हो। लिखने की शुरुआत कैसे करें, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे अक्सर लिखित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये टेस्ट आपके लिए कैसे आसान होगा, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के माध्यम से ही होगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं। मान लीजिए हमने सभी बिंदुओं को बता दिया आपको, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि लिखावट साफ-सुथरी का मतलब क्या है? कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जिनके अक्षर बहुत छोटे हो जाते हैं, कइयों के अक्षर बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। सबके लिखने की जो क्षमता है या फिर उनका स्वभाव है, अलग-अलग है। कोई एक ही पंक्ति में आप देखेंगे कि ज़्यादा मैटर को लिख रहा है, कोई 2-3 शब्द ही लिख पा रहा है। अक्सर बाहर के जो भी गुरु हैं, जो जैसे खास तौर से हिंदी में अभी तक ये पैटर्न चला आता रहा है कि जितना पेज भरोगे उतना नंबर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को देखा जा रहा है कि आपका विषय के प्रति कितना ज्ञान है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपको अपने बीए और एमए के हरकतों को छोड़कर नए तरीके से सीखना पड़ेगा आपको। तो कई लोगों के अक्षर जो होते हैं, छोटे-बड़े होते हैं, तो ध्यान में रखिए कि अगर आपके अक्षर छोटे-बड़े हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो
नेचुरल तरीके से पहले से आप लिखते आ रहे हैं जैसा, वैसे ही आप लिखने की कोशिश कीजिए। अब सवाल आता है कि दूर-दूर या घना लिखें, ये भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूर-दूर लिखते हैं कि पेज भर जाएगा हमारा, और हिंदी वाला जो टीचर होता है वो कॉपी को पढ़ता ही नहीं है और आसानी से नंबर दे देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं, कॉपी अच्छे से पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, दूर-दूर लिखने का कोई मतलब नहीं है, जितना आप घना लिखेंगे। कहा जाता है कि घनी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। आप याद कीजिए अपने सिर के बाल को, अगर वो झड़ने लगता है, घना नहीं दिखता है तो बड़ा चिंता होती है। वैसे ही अगर आप लिख रहे हैं तो घना लिखने की कोशिश कीजिए, मतलब कि जो भी शब्द लिख रहे हैं वो दोनों शब्दों में थोड़ी-सी निकटता हो, फिर थोड़ा-सा स्पेस के बाद अगला शब्द हो, ठीक है ना? तो पेज भरने की कोशिश में दूर-दूर लिखना अच्छा नहीं माना जाता है और उसमें ऊबड़-खाबड़ भी दिखाई देता है। इसलिए एक सीधी लाइन में और सटीक लिखने का प्रयास कीजिए। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके जो अक्षर हैं वो मीडियम साइज़ के हों, ठीक है? और घने हों। और तीसरा जो पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ओवर राइटिंग ना हो। कई बार हमने देखा है कि जब लोगों को शब्द ज्ञान नहीं पता रहता है कि क्या शुद्ध लिखना है, क्या अशुद्ध लिखना है, कैसे, तो वो कोई चीज़ लिखते हैं तुरंत उसको कट कर देते हैं, ऐसे-ऐसे कर देते हैं। लीपा-पोती नहीं करना है। अगर आपने गलत भी लिख दिया है, तो कोशिश कीजिए कि वो सही से सही हो जाए, या फिर उसको, क्योंकि आप अभ्यास करेंगे तो ओवर राइटिंग होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे एक प्रोफ़ेसर कहा करते थे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जो अपनी प्रतिभा को डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में ही दिखाने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करके नहीं आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि अभ्यास आपको एक तरीके से परिपक्व, मजबूत बनाता है, जहाँ कॉन्फिडेंस को लेकर, वहीं आपकी राइटिंग, यानी कि आप जब अभ्यास करके जाते हैं और किसी भी शब्द को लिखते हैं, तो शब्द अचानक आपके दिमाग में पहले लिखाता है, फिर बाद में आप कॉपी पर लिखते हैं कि ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। क्योंकि हम सभी चीज़ों को अपने दिमाग में पैक करके रखे हुए हैं, बस उसको क्या करना है, हमें प्रस्तुत करना रहता है। ओवर राइटिंग से आपको बचना है। ओवर राइटिंग से आप कब बचेंगे? जब आप अभ्यास करेंगे। या ऐसा नहीं है कि आप खाली पढ़ रहे हैं, लिखने का कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं और आपके अंदर एक अति आत्मविश्वास है कि आप जाकर अच्छा कर देंगे। तो हो सकता है कि आप गलती कर रहे हैं, इसलिए कोशिश आप कीजिए कि पर डे 1-2 पेज ज़रूर लिखिए अपने प्रश्न के मुताबिक, ठीक है? तो उम्मीद है कि लिखावट साफ-सुथरी का मतलब क्या है? कहने के लिए तो एक वाक्य में मैं कह के चला जाता, लेकिन ऐज़ ए परीक्षार्थी के रूप में, ऐज़ ए शिक्षक के रूप में और कॉपी चेक करने का जो भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि विद्यार्थी कहाँ-कहाँ गलती करते हैं। तो इसलिए आपको अपनी राइटिंग को साफ-सुथरी करनी है, अक्षर को कंट्रोल में रखना है, घना लिखने का प्रयास कीजिए, ओवर राइटिंग बिल्कुल मत कीजिए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसमें कि मात्रात्मक त्रुटियाँ न के बराबर का मतलब क्या है? खास तौर से मात्रात्मक त्रुटियाँ पे नज़र, अगर उन त्रुटियों की बात करें, तो शिक्षक की नज़र कहाँ पे जाती है? आप प्रश्न में अगर किसी रचना का उल्लेख कर रहे हैं, तो रचना का नाम, यानी जो शब्द है, मान लीजिए मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ, ठीक है? रामचरितमानस मैंने लिख दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखता हूँ, वो रामचरित्रमानस लिख देते हैं, ठीक है? बात दोनों बराबर ही है। एक है रामचरितमानस, एक है रामचरित्रमानस। अक्सर जिस एरिया में मैं हूँ, वहाँ के विद्यार्थी बोलते हैं कि तुलसीदास ने रामचरित्रमानस लिखा है। मैं फिर से बोलता हूँ कि एक बार और बोलो, क्या बोले हो? तो बोलेंगे कि सर रामचरितमानस। तो बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। हालाँकि मैं बड़े बच्चों के बीच में ये बात कर रहा हूँ, ये सब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन लिखते समय कई बार गलतियाँ हो जाती हैं और मेरा जो प्रयास है वही है कि आप उन गलतियों को ना दोहराएँ। कहने का मतलब यही है कि मात्रात्मक त्रुटियाँ में बस बड़ी की और छोटी की ही नहीं है, बल्कि रचनाओं का नाम भी एकदम से सही होना चाहिए और लिखते समय उन रचनाओं को आप अंडरलाइन भी कर दीजिए, जिससे कि परीक्षक की नज़र उस तथ्य पर आसानी से पहुँच पाए। तो रचना का नाम आपको एकदम साफ-साफ लिखना है, मतलब शुद्ध लिखना है। रचनाकार का नाम बिल्कुल सही-सही लिखना है। कई बार हमने देखा है, बच्चे सूरदास नहीं सही से लिख पाते हैं, हमेशा गलत लिखते हैं, ठीक है? जबकि आप जान रहे हैं कि सूरदास सही वाला ये है। लेकिन मैं जब भी कॉपी चेक करता हूँ बीए की, एमए तक की विद्यार्थियों की मैं बात करूँ, तो वो जल्दी में, जो सीरियस विद्यार्थी नहीं है, वो सूरदास ऐसे लिख कर बैठे रहते हैं और मेरी नज़र इसी पर जाती है, मैं तुरंत इसको कट करता हूँ। मेरे जैसे ही तो शिक्षक आपकी कॉपी को चेक करेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप रचनाओं का नाम एकदम सही लिखिए, रचनाकार का नाम बिल्कुल सही लिखिए, ठीक है? और शीर्षक, अगर कोई शीर्षक आप दे रहे हैं, तो उसका भी नाम ठीक लिखिए। उस वहाँ पर मात्रात्मक त्रुटियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीच में वाक्य में हल्का-फुल्का हो जाए,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि रचना का नाम बिल्कुल सही हो, रचनाकार का नाम बिल्कुल सही हो। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया सूरदास का, कई जगहों पे मैंने देखा है मैथिली शरण गुप्त का नाम सही से बच्चे नहीं लिख पाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लेकिन यही सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक-एक अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जा रहा है वहाँ पर और देखा जा रहा है कि आप क्या ऑब्जेक्टिव ज़माने के विद्यार्थी हैं या फिर सब्जेक्टिव कुछ भी आपके अंदर बचा हुआ है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है, रचना, रचनाकार और शीर्षक बिल्कुल सही-सही लिखे होने चाहिए और अच्छा करने के लिए आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि परीक्षक का ध्यान वहाँ पर तुरंत चला जाए और खुश हो जाए वो। आप अपने आंसर को ऐसे रखिए कि ये किसी के सामने जाएगा। उसकी मनोस्थिति, उसके प्रति संवेदना को रखिए। ये नहीं कि आप धड़ाधड़ अपना आंसर लिख रहे हैं और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि जो जाँचने वाला है, वो भी एक मनुष्य ही है। क्योंकि आपकी कॉपी ही उसके मनोस्थिति को तैयार करेगी। आपकी कॉपी अच्छी जाएगी तो अच्छा नंबर देगा, आपकी कॉपी खराब रहेगी तो हो सकता है कि उसका बना-बनाया मूड भी खराब हो जाए। आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएँगे। आप तो लिखने के लिए रोज़ ईश्वर भक्ति में या फिर इधर-उधर रहेंगे कि मेरा पेपर अच्छा चला जाए, कोई अच्छा चेक करने वाला आ जाए। लेकिन ईमानदार अगर कोई आ जाएगा, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखेगा। तो उम्मीद है कि मेरी बात को आप ज़रूर समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। आगे हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी लिखावट अच्छी हो गई, आपकी मात्रात्मक त्रुटियाँ 9 के बराबर हैं या फिर हैं ही नहीं, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने विज्ञापन के पहले ही बताया था, विज्ञापन के समय में ही कि क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा। उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, फिर स्पेस दिया जाएगा, ठीक है? कि इतने के बीच में लिखना है, फिर नीचे अगला क्वेश्चन रहेगा। वो ज़माना याद कीजिए जब आप यूजीसी नेट 3rd पेपर लिखित एग्ज़ाम दिया करते थे। हालाँकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब वो पीढ़ी मुझसे नहीं जुड़ी होगी, वो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो गई होगी या फिर दूसरे कामों में व्यस्त हो गई होगी। लेकिन अगर जुड़ी हुई होगी, तो वो उत्तर पुस्तिका उसके दिमाग में आ गई होगी कि जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे ही उत्तर पुस्तिका आती थी, क्वेश्चन दे दिया जाता था, फिर स्पेस छोड़ दिया जाता था और फिर नीचे अलग क्वेश्चन हो जाता था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी। अब लिखने की शुरुआत आपको कैसे करना है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। लिखने के लिए तो आप हिंदी को एकदम से शुरू कर सकते हैं, इतिहास, भूगोल की तरह कहानी बनाते हुए लिख सकते हैं। कहानी ही कहानी लिख सकते हैं। लेकिन आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, आपके सामने 150 अंक हैं, ठीक है? उनमें से आपको अधिकतम अंक हासिल करने हैं। जैसा कि मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा कम से कम 150 में 120 के आस-पास में लाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। तो लिखने की शुरुआत कैसे करना है? सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिला, उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है। लिखने की शुरुआत आप करेंगे किसी न किसी उद्धरण से। उस प्रश्न से संबंधित आपके दिमाग में एक कोटेशन या फिर उद्धरण होना ही चाहिए। शुरुआत आपको करना है एक उद्धरण के माध्यम से, कोटेशन से। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कबीरदास, तो कबीरदास पे जब आप बात करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहले नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई न कोई कोटेशन होना चाहिए। चाहे कबीरदास के समाज सुधारक के रूप में, कवि के रूप में या फिर उनकी भाषा के लिए जो भी है, तो कोटेशन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक होना चाहिए। दूसरा कोटेशन आपको लिखना पड़ेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मान लीजिए आपने कबीर पर खूब अच्छा लिखा है, लेकिन उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहीं ज़िक्र नहीं है, तो आपका आंसर अधूरा है। आपका आंसर माना जाएगा कि आपने केवल भुलवाया है और लिख दिया है। जैसे मैं कॉपी चेक करने जाऊँगा, तो मैं कबीर पर कोई भी विद्यार्थी लिखा रहेगा, तो मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज़रूर खोजूँगा। क्यों? क्योंकि जिस कबीर को आज हम जानते हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से ही जानते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षक को ये लगे कि ये परीक्षार्थी सिर्फ़ कबीर को पढ़ा नहीं है, बल्कि कबीर के आलोचकों को भी पढ़ा है। तो आपको कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे नंबर पर पुरुषोत्तम अग्रवाल का भी अगर आप ज़िक्र कर देते हैं, इन्होंने अकथ कहानी प्रेम की कबीर पर पुस्तक लिखी हुई है। तो इससे ये पता चलेगा कि आप हिंदी के शुरुआती आलोचकों को भी जानते हैं और जो आधुनिक तौर पर कबीर का मूल्यांकन करने वाले आलोचक हैं, उनको भी जानते हैं। और साथ में अगर कोटेशन आपको आज रामविलास शर्मा का याद है, तो भी आप
उसको नोट कर लीजिए, या फिर बच्चन सिंह का। तो प्रिय विद्यार्थियों, कम से कम आप कितने आलोचकों को ध्यान में अपने रखेंगे? एक तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिए। तीसरा रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिए। और चौथे नंबर पे आप बच्चन सिंह को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में भी इन सभी आलोचकों से सवाल आते हैं। और जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो भी इनके उद्धरणों को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि सभी का यूज आप करेंगे, ऐसा नहीं है। जिसका उद्धरण आपको याद आ रहा है उसी का करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब लिखने जाइए आप अपना आंसर, तो पहले किसी न किसी उद्धरण से शुरुआत कीजिए, उस विषय से संबंधित रहे। तो कबीर का मैंने उदाहरण दे दिया। अब मान लीजिए सवाल आ गया तुलसी पे। तो तुलसी पे जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उद्धरण आ जाएगा। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, ठीक है। इसके बाद रामविलास शर्मा। इन तीनों का तो नाम होना ही चाहिए, ठीक है। कामायनी पर मान लीजिए आ गया। अभी तो मैं रचनाकारों के ऊपर बताया। मान लीजिए कामायनी का पे आ गया कि इसका मूल्यांकन कीजिए, या फिर कोई सवाल आ गया कामायनी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो आपको इसके ऊपर किसका, मुक्तिबोध का तो जरूर कोटेशन आना चाहिए, क्योंकि मुक्तिबोध ने काफी लिखा कामायनी के ऊपर। इसके बाद आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो एकदम से आपको आना ही चाहिए, कामायनी पर उन्होंने लिखा है। तो कम से कम जिस रचनाकार के बारे में जो आलोचक फेमस रहा है उसका कोई न कोई उद्धरण रहे, या फिर जिस रचना का मूल्यांकन किसी आलोचक ने किया है उसका उद्धरण रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कभी किया करते थे कि फलाना के बारे में ढिकाना ने क्या कहा है, अब आ गया है समय कि उसको आपको लिख कर अपने उत्तर पुस्तिका में दिखाना है कि हम केवल ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव तौर पर भी बता सकते हैं। उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर क्वेश्चन पहले से ही टाइप है, आप शुरुआत किए उदाहरण को लेकर, ठीक। उदाहरण लिख दिए। उदाहरण 1 लाइन 2 लाइन ही लिखिए, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। जो मेन लाइन है, वाक्य है, उसको आप लिखिए। फिर इसके बाद आप आंसर आगे जब बढ़ाइए तो छोटे-छोटे पैराग्राफ, मतलब कि 5-5 लाइन के पैराग्राफ बनाइए, ठीक है। पैराग्राफ आपके ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। कई बार हमने देखा है कि बच्चे जब अपना आंसर लिखते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं और अंत कहाँ करते हैं पता ही नहीं चलता है। और अंत में बच्चे लिखते हैं द एंड, इट इज 3, ये सब भी लिखते हैं, ठीक है। ये सब लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो उदाहरण के बाद दूसरा पॉइंट है कि छोटा-छोटा पैराग्राफ हो, 5-5 लाइन का बिंदुवार पैराग्राफ अपने दिमाग में रखिए कि पहले पैराग्राफ में ये लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में ये लिखेंगे, तीसरे पैराग्राफ में ये लिखेंगे, ठीक है। कम से कम 4-5 पैराग्राफ पॉइंट वाइज अपने दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक। तो मान लीजिए मैं कॉपी पे बना दिया हूँ, 5 लाइन आपने लिख दिया। अब केवल पैराग्राफ में कहानी तो नहीं लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी बिंदु है, उससे रिलेटेड अगर कोई काव्य पंक्ति आपको याद आ रही है, तो ज़रूर लिखिए, ठीक। अब काव्य पंक्ति में भी पूरा आपको काव्य पंक्ति नहीं याद करना है। 1 लाइन अगर याद है, तो भी आपका काम चल जाएगा। मान लीजिए आप काव्य पंक्ति लिख रहे हैं पैराग्राफ में, तो दोनों के बीच में क्या अंतर होना चाहिए, ठीक, मतलब गैप होना चाहिए। मान लीजिए आपका पैराग्राफ यहाँ खत्म हो जा रहा है, तो थोड़ा-सा 1 लाइन छोड़कर उस पंक्ति को लिखिए, ठीक। फिर 1 लाइन छोड़कर नीचे से शुरुआत कीजिए, ताकि ये जो कोटेशन है, आपका उभर कर सामने आए। अब पता चला कि आपने कोटेशन लिख दिया है, ठीक है। लेकिन वो कोटेशन उसी पैराग्राफ में दब जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कोटेशन है। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि क्या सर 2 पेन का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई परीक्षाओं में लिखा रहता है कि सिर्फ 1 पेन का यूज कीजिए। तो मान लीजिए आप ब्लू से लिख रहे हैं तो 2 तरीके का ब्लू रखिए। एक जो पतली चलने वाली है, ठीक है? और एक ब्लू आती है जो मोटी भी चलती है। तो दोनों को रख लीजिए। जहाँ पर कोटेशन की ज़रूरत पड़े, वहाँ मोटी का यूज कीजिए। जहाँ पर सामान्य तौर पर लिखना है, वहाँ पर पतली पेन का यूज कर सकते हैं, अगर एक ही का करना है। थोड़ी-सी विविधता लाना है, तो ब्लू के साथ ब्लैक का यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, काव्य पंक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो काव्य पंक्तियों को लिखते समय 1 लाइन आपको ऊपर में छोड़ना है और 1 लाइन नीचे में। बीच में काव्य पंक्ति होनी चाहिए, जो कि उभर कर सामने आए, ठीक? उसी चीज़ को मैंने बताया कि गैप हो जिससे कि वो हाइलाइट होकर आपके सामने आ जाए। और अंत में आप जब निष्कर्ष पूरा आपने आंसर लिख लिया चारों पाँचों पैराग्राफ में, तो निष्कर्ष, वैसे तो कहा जाता है साहित्य में किसी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुँचते हैं,
एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही है जो मैं कह रहा हूं वही कहा जा सकता है। आपने देखा भी होगा किताबों में लिखा रहता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है या फिर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं। साहित्य की खास विशेषता यही होती है कि हम साइंस की तरह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं कि 2+2 = 4 नहीं कर सकते हैं, या फिर H2+O2 बराबर H2O2 H2O, ये सब हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो निष्कर्ष आप जो ऊपर आपने पूरा आंसर दिया हुआ है उसी का निचोड़ होता है। ये भी लिखने का एक पैटर्न नहीं है। और याद कीजिए, कोई उद्धरण आपको अगर याद है तो उससे एंड कर दीजिए। यानी आपकी शुरुआत हो रही है उद्धरण से और अंत हो रहा है उद्धरण से। ये क्या है? लिखने का सही पैटर्न है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 में अगर ये पैटर्न आप अपनाते हैं तो 150 में 120 125 अंक आपका कहीं नहीं गया हुआ है, आप आराम से उसको पा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में जो चीजें आई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी चीजें बता दी हैं आपको, लेकिन सावधान तो कर ही दिया है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि लिखने की शुरुआत आप उदाहरण से करेंगे। आपके पैराग्राफ छोटे-छोटे रहेंगे, 5-5 लाइन के रहेंगे। उन पैराग्राफों में अगर आप कोई काव्य पंक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उद्धरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी उभर कर सामने आए, उस टेक्निक को आप अपनाएँगे। पंक्ति को ऊपर-नीचे छोड़कर लिखेंगे और अंत करेंगे पूरा निचोड़ के साथ और फिर किसी न किसी उद्धरण के साथ। तो आपका आंसर जो होगा वो एकदम से प्रामाणिक होगा और जो चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा, उसको लगेगा कि मेरे हाथ में किसी अच्छे विद्यार्थी की कॉपी आई हुई है। क्योंकि वहाँ पर आपकी कॉपी ही क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर है, आपका प्रतिनिधित्व वही कर रही है। ठीक, तो इन सभी बिंदुओं को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि आखिरकार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनेंगे? ठीक है, प्रश्नों को अगर हम देखें, तो 4-5 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला जो तरीका है कि प्रवृत्ति आधारित क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अगर हिंदी की बात करें, तो इसमें आदिकाल की प्रवृत्ति से हो जाएगा, भक्तिकाल की प्रवृत्ति से हो जाएगा, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग भी प्रवृत्तियाँ हैं, तो प्रवृत्ति के आधार पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उन प्रवृत्तियों को लेकर आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि किसके अंतर्गत क्या-क्या हमें पढ़ना है। उससे रिलेटेड कौन व्यक्ति काम किया हुआ है, यानी कि कौन आलोचक है, उसके उद्धरण को ध्यान में रखिए। दूसरा प्रश्न बनता है रचनाकार के आधार पर। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कबीर और तुलसी का, तो रचनाकार के आधार पर सवाल बन सकते हैं। तो उन रचनाकारों पर किस-किस ने काम किया हुआ है, कौन-कौन से कोटेशन हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं, काव्य पंक्तियाँ उनकी ध्यान में रख लीजिए, जो चर्चित हैं, ठीक है? और जो आपको आसानी से याद हो सके उनको। फिर रचना के आधार पर सवाल बन सकते हैं, किसी खास रचना जैसे रामचरितमानस या फिर पद्मावत या फिर कामायनी, अंधेरे में। इसी तरीके से रचनाओं के आधार पर सवाल बनते हैं। तो उन रचनाओं का मूल्यांकन किस आलोचक ने किया, कैसे किया है, उससे रिलेटेड आप उदाहरण खोज कर रखिए अपने पास। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि कोई चीज़ बनी-बनाई मिल जाए, तो थोड़ा-सा बेईमानी हो सकती है। हालाँकि मैं आपको विश्वास ज़रूर दिलाऊँगा कि जिन चीज़ों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आएँगे और लिखित रूप में कि आपको कैसे लिखना है, ये चीज़ भी बताएँगे। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, आपकी परीक्षाओं का हो सकता है समय कम पड़ जाए और ये है। लेकिन जो चीज़ हमने बताई है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे ही आंसर लिखना है। कहानियाँ तो बहुत लोग लिखेंगे, लेकिन कहानियों के बीच में वास्तविकता, इसीलिए तो कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, लेकिन इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जाली भी कहा है। तो आप देखेंगे कि कल्पना और इतिहास, ये प्रामाणिकता को ध्यान में रखते ही तो उसको जाली कहा गया है ना। आपका उत्तर कहीं जाली न लगे, उसके लिए आलोचकों उद्धरणों का प्रयोग किया जा रहा है, पंक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे। चौथे नंबर का जो प्रश्न आता है, वो व्याख्या को लेकर आता है और व्याख्या की खूबसूरती ये है कि उसकी व्याख्या अलग-अलग से हर परीक्षार्थी कर सकता है, अलग तरीके से कर सकता है। सबकी व्याख्याओं में आप देखेंगे भिन्नता हो सकती है। इसीलिए व्याख्या भी पूछी जाती है कि आप स्वतंत्र होके उसकी व्याख्या कीजिए। जो आप उसको सोच समझ कर जो समझ पा रहे हैं, उसके आधार पर लिखिए। उसमें भी पैटर्न होता है कि पहला होता है कि वस्तु पक्ष, ठीक है? इसके बाद होता है शिल्प पक्ष, वस्तु में किस विषय पर किया गया है और शिल्प में कि कौन-सी भाषा शैली है, अलंकार है, रस है, छंद है, इन सब का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न इसी पैटर्न पर बनते हैं।
यानी कि आपको अपना सिलेबस पढ़ते हुए प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना है, यानी यूनिट 2 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर उसी में रचनाकार हैं, रचनाकारों को खासतौर से जो यूनिट 5 से यूनिट 10 तक के टेक्स्ट लगे हुए हैं, उनको ध्यान में रखना है। रचनाओं को ध्यान में रखना है, वही टेक्स्ट आ जाएँगे। इसके बाद व्याख्या, व्याख्या पद्य में भी हो सकती है, गद्य में भी हो सकती है, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। आप अपनी तैयारी में इन सभी बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और परीक्षा तक आप अपने को एकदम से अभ्यास करते हुए माँज लेंगे। बिना अभ्यास के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है आलस है कि केवल मैं पढ़ता रहूँ, लिखने का अभ्यास ना करूँ, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में उन दसों प्रश्नों को हल करते समय आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़े, आपका हाथ दर्द करे, आप फास्ट न लिख पाएँ, आपके क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। लिखित एग्ज़ाम में कई लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए समय प्रबंधन का ध्यान तभी रख पाएँगे जब आप अभ्यास करके जाएँगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पेपर की तैयारी करते समय इन बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आप कुछ देर तक अपनी कमजोरी और मजबूती दोनों को लेकर चिंतन करेंगे 10-15 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद कि आखिरकार मेरी कमजोरी क्या है, मेरी मजबूती क्या है। तो मजबूती को और मजबूत बनाना है, कमजोरी को धीरे-धीरे खत्म करना है। इस एग्ज़ाम तक तो इतना आपको करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ बने रहें। इसके लिए आप सभी की ज़रूरत है कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।